हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। इस्तांबुल मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके, वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को खुली वार्निंग दे दी। अफगान तालिबान की धोखाधड़ी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दोबारा तालिबान को गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। अगर चाहे तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनाजिर दोहराएंगे। पाक अफगान कशीदगी और हिंदुस्तान के काबुल में सफारत खाना खोलने और बगराम एयरबेस की दिफाई हैसियत पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आजाद कश्मीर में सियासी बहरान जारी, वजीर आजम अनवारुल हक मुस्ताफी ना हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्तीफे की डेडलाइन भी खत्म हो गई। अदम एतमाद की तहरीक कब असेंबली में पेश की जाएगी, इस सारे सियासी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कश्मीर अमूर के माहिर सीनियर तज्जियाकार ख्वाजा मतीन, और इनसे हम तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा पाक अमरीका तिजारती मुआहदे का बाकायदा आगाज हो गया। अमरीका से बड़ा बहरी जहाज खाम तेल लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत मुसलसल ट्रंप के निशाने पर। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आजम मुनीर को जबरदस्त फाइटर करार दे दिया। इस अहम डेवलपमेंट पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर में जो है क्या सूरत हाल चल रही है, क्या सियासी बहरान जो है वो जारी है, कब तक हल होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कश्मीर अमूर के माहिर सीनियर तज्जियाकार ख्वाजा मतीन। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ख्वाजा साहब, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है कश्मीर में? कानून साज असेंबली में जो इन हाउस तब्दीली की कोशिशें की जा रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि चौधरी यासीन का नाम जो है वो फाइनलाइज कर लिया पीपल्स पार्टी ने। जी, जैसा कि आपने अर्ज किया है कि एक तो बड़ा बहरान की कैफियत हो रही है आज़ाद कश्मीर में। ये पहली अदम एतमाद है जो ओपनली पेश की जा रही है। एलानिया तौर पर यह कहा जा रहा है कि क्योंकि अगर तरीके अदम एतमाद का खदशा हो जाए तो वज़ीर आज़म के पास एक बड़ा ख़तरनाक ऑप्शन होता है कि वो असम्बली तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ना वज़ीर आज़म ने अभी असम्बली तोड़ी है, ना ये तरीके अदम एतमाद जिस पर दस्तखत भी हो चुके हैं। हमारी इतलात हैं कि 27 से ज़ायद लोगों ने तरीके अदम एतमाद पर दस्तखत भी कर दिए हैं, लेकिन वो पेश नहीं की जा रही। अभी आपने कहा है कि चौधरी यासीन जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उनके नाम के वाले से ज़राए से खबरें चली हैं। असल खबर तो बिलावल भुट्टो देंगे या आसफ अली जरदारी बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान करेंगे। हमारी इत्तलात हैं कि ये जो तरीके अदम एतमाद है ये एक लिफाफा जाएगा, बंद लिफाफा आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में, और वहाँ जहाँ तमाम मेंबरान के दस्तखत हैं जी, तो उसके ऊपर एक सक्सेसर मुतबादल कायदे ऐवान का नाम लिखा जाएगा। तो फिर पता चलेगा कि असल में कौन है। अभी तो 2-3 लोग हैं मैदान में। जो लतीफ अकबर हैं जो स्पीकर हैं इस वक्त एजे के असम्बली के, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सरदार यकूब हैं साबिक वजीर आज़म, उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन इस बात का भी इम्कान काफी ज्यादा है कि शायद चौधरी मोहम्मद यासीन ही नए कायदे ऐवान हों। अच्छा, तो ये बताएगा कि ये आपने कहा कि बड़ा ख़तरनाक ऑप्शन जो है वो होता है वज़ीर आज़म के पास कि असेंबली डिसॉल्व कर ले और फिर ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज़ में इलेक्शन कराने होते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी उनको दिया गया था कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, आप रिज़ाइन कर जाएं, आपके पास वो सपोर्ट जो है वो मौजूद नहीं है। और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है, जैसे कि आपने भी कहा कि 27 लोगों से ज़्यादा लोग जो है वो साइन कर चुके हैं। तो उनको भी मालूम है कि उनके पास सपोर्ट मौजूद नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने स्टेप डाउन नहीं किया है। इसकी क्या वजह नज़र आ रही है आपको? देखिए, अभी अदम एतमाद दायर ही नहीं हुई। हाँ। ठीक है, 3 ऑप्शन है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास इस वक्त। एक तो वो इस्तीफा देके घर चले जाएं जी जी, ताकि नए कायदा ऐवान का इंतखाब हो जाए। दूसरा ये है कि वो असम्बली तोड़ दें। अभी तक ऑप्शन मौजूद है जब तक तरीके अदम एतमाद जमा नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है वो मुकाबला करें। शायद उन्होंने फिर मुकाबला करने का फैसला कर लिया जो अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। एक चौथा ऑप्शन भी है, एक चौथा ऑप्शन भी है ख्वाजा साहब, कि वो अपने यार वो अपने दोस्त दुश्मनों को देखना चाहते हैं कि कौन सा दोस्त उठ के किस सफ में जाके बैठ रहा है। ये भी मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही ऑप्शन की तरफ निशानदेही की है। उसमें खुलकर वाजे हो जाएंगे कौन लोग किधर खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप वो रबिया के सवाल का जवाब। तो ये रिजाइन, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको एक ऑनरेबल एग्जिट जो है वो देना चाहते हैं हम, आप खुद ही रिजाइन कर दें, तो वो रिजाइन के मूड में नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो शायद उन्होंने फैसला किया है कि मैं मुकाबला करूं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मुकाबला करने का फैसला किया है। देखें, जैसे तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है, इस्तीफे का भी दरवाजा खुला है। अभी वो अदम एतमाद के बाद भी दरवाजा खुला रहेगा। उसके लिए उन्होंने कोई मुनासिब वक्त चुना होगा। आज हमने देखा है कि उन्होंने बड़े 3-4 इजलास किए हैं आज़ाद कश्मीर में। कुछ लोगों के जो मसाइल थे, फंड्स थे, महकमों को ट्रांसफर किए हैं।
वो काफी ज्यादा, वो तो अपनी वर्किंग कर रहे हैं। उन्होंने एक बात और भी कह रखी है चौधरी उमर हक साहब ने कि मैं आखिरी दिन तक जो कलम का इख्तियार है आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करता रहूंगा। वो इस इख्तियार को वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तरीके अदम इत्मीनान दायर होगी तो फिर वो देख लेंगे। उसके बाद भी 3 दिन का ऑप्शन होता है, कम से कम 3 दिन के अंदर वोटिंग करवाना होती है 3 रोज के बाद, और ज्यादा से ज्यादा 7 रोज के अंदर स्पीकर ने उसकी वोटिंग करवाना होती है। तो शायद वो किसी आखिरी लम्हे पर इस्तीफा दे दें, शायद वो मुकाबला कर लें, ये तो उनका है। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि जब वोट पूरे हो गए, दस्तखत हो गए, तो ये तरीके अदम इत्मीनान अभी तक दायर क्यों नहीं सकी? क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो तरीके अदम इत्मीनान इसका मुस्लिम लीग नून ने भी इसकी हमायत कर दी है। क्या इसमें कोई पावर शेयरिंग फार्मूले पे तनाजा अटका हुआ है? क्योंकि एक बात मैं और भी सुन रहा हूं कि ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि कबल अज वक्त इंतखाबात करा दिए जाएं, और पीपल्स पार्टी ये गारंटी करे, क्योंकि अभी मौसम सरमा जैसा कि शुरू हो रहा है, वहां अगर अभी आप इंतखाबात 11 हल्के ऐसे हैं जहां बर्फबारी होती है, तो वहां तो इंतखाबात नहीं हो सकेंगे 11 हल्कों में। तो नून लीग इस बात पर उनका स्टांस है, हमारे जराए ये बात बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप आए और फरवरी मार्च में ये आप असेंबली डिसॉल्व कर दें और पहले इलेक्शन करवा दें। इस हवाले से अगर ये 3-4 माह का जो इक्तदार है, पीपल्स पार्टी इस बात पर भी सोच विचार कर रही है कि फिर लेकर क्या करेंगे, कोई डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ये ना हो कि आपको याद होगा कि पीडीएम ने जो 16 माह का इक्तदार लिया था वो गले का फंदा बन गया था, फिर मकबूलियत काफी कम हो गई थी मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की। तो इस पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या वो कबल वक्त इंतखाबात करवाएं, पहले ही 6-7 माह का है तो उसमें 4-5 माह में आप इलेक्शन करवा दें। तो इस बात पर अभी ये बात फंसी हुई है। मेरे ख्याल में अभी हमारी इतला है कि ईवान सदर में एक इजलास हो रहा है जहां कायदे ईवान का नाम शायद फाइनल हो जाए, तो उसको अनाउंस भी कर दिया जाए। लेकिन काफी चीजें फंसी हुई हैं बीच में, नजर यही आ रहा है। सही। और ये पीएम का नाम जब तक फाइनलाइज ना हो तब तक भी ऐसा होता है कि अदम एतमाद जो है वो नहीं दायर की जाए, उसके लिए वेट किया जा रहा है कि पहले पीएम का नाम फाइनलाइज हो जाए। बिल्कुल 100% आजाद कश्मीर के कानून में ये बात दर्ज है, पाकिस्तान के कानून में नहीं है। वहां आपने अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है तो आपको सक्सेसर का नाम वहां तहरीर करना है। अच्छा। और अभी तक क्योंकि जब नाम फाइनल नहीं होगा तो फिर तहरीर कैसे करेंगे आप? क्योंकि नए कायदे ईवान पर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स जुड़े हैं, कोई महाजरीन के ग्रुप हैं, इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ग्रुप है, मुस्लिम लीग नून हमायत कर रही है, शायद उन्होंने कोई इख्तलाफ राय किया हो, लेकिन अमकान ज्यादा जाहिर यही किया जा रहा है कि जो क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक रवायत भी रही है कि रवायत ये रही है कि जो भी सदर होता है जमात का, 2011 में हुकूमत बनी थी पीपल्स पार्टी की, 1996 में बनी थी, तो उस वक्त भी जिनको पार्टी सदूर थे उनको ही कायदे ईवान बनाया गया था। तो अभी देखते हैं जब तक फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि उनकी जो लतीफ अकबर साहब की भी बड़ी हमायत मौजूद है, तो अभी देखते हैं क्या फैसला करती है पीपल्स पार्टी। ये तो 3-4 दिन कबल इन्होंने तहरीक अदम इत्मीनान दायर करनी थी, अभी तक इसमें लटके हुए हैं। क्या चल रहा है बीच में? पावर शेयरिंग पर अटके हुए हैं, कायदे ईवान के नाम पर अटके हुए हैं। पूरी कश्मीरी कौम की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। पहले तो ईवान सदर पाकिस्तान में भी ये इजलास हुए कि वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली के हवाले से, इस पर भी तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है मुस्लिम लीग नून के साबिक़। खालिद साहब आपने बड़ा अच्छे तरीके से सारा बैकग्राउंड समझाया, बताया है। आप कानून को वहाँ पे ये कश्मीर के कवानीन को बेहतर समझते हैं, वहीं से आप इन तमाम चीज़ों को कवर भी करते रहे, आपकी कमांड भी है, ग्रिप भी है इन इशूज़ पे, इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की। अब मुझे ज़रा कानून ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि जब भी किसी यहाँ पर, ये माजी में कोई प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं हटाया गया, मासी व इमरान खान साहब के अलावा तो कोई मेरे जहन में नहीं आ रहा कि माजी में कोई इस तरह की सिचुएशन हुई है। हाँ, सदूर थे दो जो रिसेंट हिस्ट्री में, जब उनको ये इम्पीचमेंट का ख़तरा हुआ, जैसे ये सदर लगारी थे या प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, तो उन्होंने आके इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा, क्योंकि उनको बताया गया था, उन्होंने भी पूछा था कि अगर मैं यहाँ इस्तीफ़ा ना दूँ, इम्पीचमेंट का सामना करूँ तो क्या मुझे नुकसान होगा, और इस्तीफ़ा दे दूँ तो क्या फ़ायदा होगा। तो उनको बताया गया था कि अगर आपने इम्पीच किया गया आपको, तो फिर आपको जो बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं प्रेसिडेंट के, और इनके रिटायरमेंट के बाद आप सरकारी घर मिलता है, स्टाफ मिलता है, पैसे मिलते हैं, पेंशन मिलती है, आपको ड्राइवर, बिजली, यूनिट, बहुत कुछ फ्री मिलता है, आपको इस्लामाबाद में घर मिलता है, तो महरूम हो जाएंगे। सो बोथ डिसाइडेड टू क्विट। हालांकि उस वक्त इम्पीचमेंट के सदर इन्होंने भी कहा था, नवाज शरीफ साहब ने भी, ये 98 में इनको लगारी साहब को इम्पीचमेंट का सामना था कि इस्तीफ़ा दें या इम्पीच होंगे, और मुशर्रफ साहब को भी 2008 में यही कहा गया था, इम्पीच या ये। वहाँ का कानून क्या कहता है? अगर प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए, मुझे क्योंकि लॉ का नहीं पता, तो क्या वहाँ इस्तीफ़े देने की शक्ल में या उनको हटाने की शक्ल में उनको कोई पेंशन है, कोई पर्क्स प्रिविलेजेस हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर के?
वो कोई जहन में है अनवारुल हक साहब के कि वो इम्पीच वो इसको सामना करना चाहते हैं या इस्तीफा देंगे या क्या करेंगे, ये मुझे ज़रा समझाइए। अगर सवाल ज़रा लंबा हो गया बट आई वांटेड कि लोगों को समझ आए कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। इसमें खुलासा साहब ऐसे है कि जितने भी साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको हुकूमत गाड़ियाँ भी देती है, उसके फ्यूल के लिए भी पैसे देती है, पाकिस्तान में भी है, गनमैन भी देती है, इसी तरह एक उनके साथ कुक भी होता है, दो तीन लोगों का स्टाफ भी दिया जाता है जितने भी साबिक वज़ीर आज़म हैं, और वहाँ बाकायदा उनको पैसे भी मिलते हैं। लेकिन जो जितना हम जानते हैं चौधरी अनवारुल हक साहब को उन्होंने तो तनख्वाह तक नहीं ली वज़ीर आज़म की हैसियत से, उस पेंशन के कानून के सख्त मुखालिफ रहे हैं। जब आज़ाद कश्मीर में 2006 की असम्बली में एक कानून लाया गया कि अरकान असम्बली को भी पेंशन दी जाए, क्योंकि एक ऐसा वाक़या पेश आया था कि कोई रुकने असम्बली थे, वो बड़े बीमार हो गए थे, उनके पास वसाइल नहीं थे, फिर असम्बली में बात की गई लेकिन उन्होंने डट कर मुखालफत की थी। लेकिन उसके बाद कानून बन गया है, तमाम अरकान असम्बली वहाँ से पेंशन लेते हैं, लेकिन वाहद रुकने असम्बली हैं जो मौजूदा कायदे-ए-वान है वज़ीर आज़म अनवारुल हक, इन्होंने आज तक पेंशन भी नहीं ली। इनको इस चीजों से मुबर्रा है। ये फैसला नई बात बता रहे हैं कि मर्जी से करेंगे। ये नई बात बता रहे हैं कि मेरे कम से कम नॉलेज में नहीं थी, मेरी वो नाअहली कहें, वो भी जो भी कहें, ना लाइल्मी कहें, कि हमारे यहाँ तो पेंशन का कंसेप्ट नहीं है पाकिस्तान में इनको एमपीज एमएनएस को देने का। आप बता रहे हैं कश्मीर में उनको मिलती है, पेंशन मिलती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर में 2006 की असम्बली ने कानून पास किया था कि रुकन असम्बली को पेंशन भी दी जाएगी। तो इसकी उस वक्त दो रुकन अरकान थे, एक तो फौत हो गए हैं, खालिद इब्राहिम साहब जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर थे, जो बानी सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, सरदार इब्राहिम साहब उनके साहबजादे थे, उन्होंने और चौधरी अनवारुल हक साहब ने इन्होंने पेंशन के कानून की मुखालफत की थी। तो अभी वो तो दुनिया से चले गए हैं। अब वाहद रुकन असम्बली हैं आज़ाद कश्मीर के चौधरी अनवारुल हक, इन्होंने पेंशन भी ली और जब वज़ीर आज़म रहे उन्होंने तनख्वाह तक नहीं ली। तो इनको इस तरह की चीज़ों से, ऑफर से ना, ये इन चीज़ों से घबराते हैं। ये जब इनका दिल होगा तो ये इस्तीफा देगा, नहीं तो मुकाबला कर लेंगे। बड़ा अच्छा ताल्लुक है सर इनसे। आई पर्सनली नो दैट के ये होगा अनवारुल हक साहब, ये सहाफ़ी भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, मेरा ख्याल बहुत कम लोगों को पता होगा, कॉलम निगार भी रहे हैं ये पॉलिटिक्स में जाने से पहले, एंड वेरी ब्रेव एंड बोल्ड मैन आई मस्ट से। बल्कि मैंने तो इनकी मैं इसलिए भी एडमायर हूँ इनका कि इनके सेनेट फाइनेंस कमेटी में आए थे और मैं पहली दफ़ा इनको देखा था। तो अनवारुल हक साहब ने बड़ा बोल्ड ये तरीके से स्टांस इन्होंने पेश किया था कश्मीर का, फंड्स का, पैसों का, और अच्छा खासा इन्होंने फेडरल हुकूमत के साथ लड़ाई लड़ी थी। एनीवे, तो कोई आपकी बातचीत हुई है अनवारुल हक साहब से इन दिनों में? कोई राब्ता हुआ है, कुछ आपने पूछा है उनसे कि ये क्या चल रहा है और उनके जहन में क्या है सर? जी जी बिल्कुल, मेरी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया है कि मैं मुकाबला करूंगा, तहरीक इत्तेमाद आती है तो ये तो एक आईनी प्रोसेस है ना, उसका अगर जो भी होगा मैं फेस करूंगा उसे, तहरीक इत्तेमाद को। तो ये जैसे इनको पहले ये दायर तो करें। मैंने पूछा कि आप इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे? उन्होंने कहा पहले तहरीक इत्तेमाद अभी तक तो दायर ही नहीं हुई, जब दायर होगी तो उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मैं रिजाइन दूं। ठीक है, एक बात उन्होंने कैटेगोरिकली कही है कि मैं किसी सूरत असेंबली नहीं तोड़ूंगा, असेंबली को घर नहीं भेजूंगा, ये नहीं करूंगा कि अगर मेरे जात पे कोई मसला है तो मैं तमाम के तमाम 53 अरकान को घर भेज दूं, उस घर को ही जला दूं। इस तरह की बात उन्होंने की थी। वो कह रहे हैं कि पहले ये कायदे-ए-वान का नाम फाइनल करें, ये तहरीक इत्तेमाद दायर करें, तो उसके बाद मैं फैसला कर लूंगा। अगर मेरे पास नंबर्स पूरे हो गए तो मैं उसे फेस करूंगा और वोटिंग हो जाएगी, जिसके पास अक्सरियत होगी वो नया वजीर आजम बन जाएगा। अगर मेरे पास ना हुई तो मेरे पास इस्तीफा का भी ऑप्शन है और मुकाबले का, दोनों में से एक ऑप्शन वो चुनेंगे। तीसरा ऑप्शन उन्होंने जो असेंबली तोड़ने का ऑप्शन है उसको वो रिजेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा, कहीं पर आपको पता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो या इस खित्ते की पॉलिटिक्स हो, दुनिया भर में 19 सियासतदान एक जैसे ही होते हैं, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं, सबकी नहीं बात कर रहा, अच्छे पार्लियामेंटेरियंस भी होते हैं, ये ना मेरे खिलाफ कोई वहाँ प्रिविलेज मोशन ना पेश हुई हो AJK में, कि वहाँ से ये कुछ इधर भी मिल गए हैं, इनको भी यकीन दिला रहे हैं, जो ये ला रहे हैं क्या कहते हैं तहरीक इत्तेमाद ले रहे हैं कि इनके साथ भी हैं, वो वज़ीर आज़म के साथ भी हैं, दिन को किसी के साथ, रात को किसी के साथ। तो दोनों साइड्स को अपनी अपनी वफादारियों को यकीन तो नहीं दिला चुके मेंबरान असेंबली में? सबकी बात नहीं कर रहा, फिर कह रहा हूँ, बड़ा इसको क्लियर करें कुछ लोग, और इसी वजह से वज़ीर आज़म साहब बड़े मुतमिन बैठे हुए हैं, जी मैं तो ये कुर्सी मेरी पक्की है, मेरे साथ लोग खड़े हैं। तो इस तरह की भी कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान में तो बड़ी होती है कि यहाँ तो लोग कुरान पे हलफ दे के अगले दिन किसी और को वोट डाल रहे होते हैं सर। तो वज़ीर आज़म साहब को भी कुछ लोगों ने इस तरह यकीन दहानी तो नहीं कराई हुई कि डटे रहे सर, हम आपके साथ हैं, और आखिर पर नीचे से कलीन खींच लो सर? साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है सर। पहले तो पीपल्स पार्टी ने
गेम ऑन की थी और उन्होंने फैसला किया था कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। उसके बाद फैसला किया गया कि अपना अपना वजीर आजम लेकर आएंगे। इसके बाद नून लीग ने भी इजलास बुलाया, उन्होंने कहा भी हम भी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये दो बड़ी पार्टियां हैं पीपल्स पार्टी की, इनके दोनों के अगर वोट मिलाए जाएं तो वो 36 वोट बनते हैं इस वक्त। तो सादा अक्सरियत चाहिए, 27 लोगों की अक्सरियत चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन इन दोनों की तरफ से भी लॉबिंग हुई है कि इनका धड़ा जो उनके साथ था बैरिस्टर ग्रुप का, जो सदर है आज़ाद कश्मीर के बैरिस्टर सुल्तान, उनके 5 लोग भी इन्हें छोड़कर चले गए। दूसरी जानब से वजीर आजम के कैंप की जानब से कोई लॉबिंग नहीं की गई। मैं पूछता रहा कि आप कोई सियासी वर्किंग भी करेंगे नहीं करेंगे, कोई किसी को उन्होंने बुलाया नहीं। अपनी जगह पे लोग खड़े हैं, सिर्फ इनके साथ इस वक्त तकरीबन 10 लोग हैं जो रह गए हैं। 17 लोग उनके साथ थे, बाद में 10 लोग शामिल हो गए, 27 हो गए। 27 के बाद 9 लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने यकीन दहानी करा दी, बल्कि तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत भी कर दिए सदर ने भी और साबिक वजीर आजम राजा फरूक हैदर ने भी। तो अब तो मेरे ख्याल में कोई मजायका नहीं है। बीच में जो मुझे लगता है, जिसकी तरफ मैंने इशारा अभी पहले किया था, कि कोई फार्मूला ऐसा को अटका हुआ है इनके बीच में, पावर शेयरिंग का हो सकता है मुमकिन तौर पर। ये फार्मूला इस पे बात अटकी हो, पावर शेयरिंग करनी है, इलेक्शन साल है। खाई साहब, ये मोस्टली ये बताया जाता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैठ के ये उनका क्रूशल डिसाइसिव रोल होता है कश्मीर के हवाले से। सेंसिटिव एरिया साहब जरा बहुत सारी कंसल्टेशन होती हैं, तो क्या अनवारुल हक साहब एस्टेब्लिशमेंट की ये हिमायत से वो मतलब अपना हाथ धो बैठे हैं? क्या वजह बनी है आखिर के वही एस्टेब्लिशमेंट साहब ज़रा उनका उस वक्त भी उनको सपोर्ट हुई, वज़ीर आज़म बने? क्या जो कश्मीर में पिछले दिनों वहाँ पे हमने देखे कि अनरेस्ट हुआ, हंगामे हुए, उनको टैकल नहीं कर सके अनवारुल हक साहब? उस वजह से एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है कि दुनिया भर में हमारा वो बना, इंडियंस को मौका मिल गया कि देखें जी वहाँ भी अपराइजिंग हो रही है, वहाँ भी लोग खड़े हैं। लिहाजा पाकिस्तान का जो केस था मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो ज़रा वीक पड़ा। सो ये रीजनिंग है जिसकी वजह से अनवारुल हक साहब जो हैं सॉफ्ट प्राइम मिनिस्टर थे और अब कहते हैं जी हार्ड स्टेट होगी, वो हार्ड एक्शन लेने में, लोगों को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। सो दैट कुड बी द रीजंस कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया है और वो भी लॉबिंग नहीं कर रहे बकौल आपके, आराम से अपनी किस्मत में बैठेंगे, आएगी तो देख लेंगे। अच्छा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये देखिए हुकूमतों में हमेशा पसे पर्दे कुफ्तों का कुछ ना कुछ रोल होता है। इस बार हमने देखा है कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठ गई एस्टेब्लिशमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी गेम कर रही हैं। आप कहते हैं तो मान लेते हैं खाई साहब, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, वैसे बात मानने वाली है नहीं सर। सही कह रहा हूं। हो सकता है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि आप आगे हम जरा पीछे रहते हैं। किसी को इकलासा साहब किसी को आंख मारी हो, इशारा किया हो, तो वो मैंने क्या सकता, ये कुछ हुआ लेकिन उनका जो रोल होता है असेंबली को भेजा जाता है। आप समझ गए सर, ये कुछ हुआ है, आंख मारी गई है, आप समझ गए हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल डिनाई नहीं करता, लेकिन बज़ाहिर लोगों को रोका भी जाता है, कहा भी जाता है किसी रुकने असेंबली को, हमारे सबके साथ राब्ते हैं, पुराने दरीना मरासम भी हैं, तो किसी को फोन नहीं आया, किसी को कहा नहीं गया। ख्वाजा मतीन जो है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बता रहे हैं हमें कश्मीर में जो इस वक्त सियासी बहरान है उस हवाले से और क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, किस तरह से उस हवाले से बात कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। जब यहाँ इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो बताया जाता है कि उस वक्त भी जनरल बाजवा साहब ने पीएमएल नवाज और पीपल्स पार्टी के 2-3 लोगों को बुला के कहा था कि हम न्यूट्रल हैं, जिस पर खान साहब नाराज हो गए थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो न्यूट्रल होने का मतलब एस्टेब्लिशमेंट का ये होता है कि बंदे ने चूक दो, फटे चूक दो, इन्हें उतार दो। हमारा कोई फोन भी नहीं आएगा, हमारा कोई बंदा भी नहीं आएगा। अगर आप कह रहे हैं कोई फोन नहीं आया, बंदे नहीं है, वो न्यूट्रल हो गए, तो मतलब तो फिर ये है कि हटा दें। खान साहब के साथ भी ये कुछ हुआ था। खान साहब यही तो बेचारे रोते पीटते गए थे कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट जो है, मेरे जनरल न्यूट्रल हो गए। अब आप कह रहे हैं वहां भी किसी को फोन नहीं आ रहे, मतलब न्यूट्रल हो गए। सर द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर एंड द डेंजर इज वेरी प्रेजेंट वन। सर जी हाँ ठीक है, बिल्कुल ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ जो खान साहब की उनकी ज्यादा तवक्कुआत थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, चौधरी अनवारुल हक इस मजाज के आदमी नहीं है, इन्होंने कोई तवक्को रखी हो किसी के साथ। वो कहते हैं कि मैंने अपना जो भरपूर जो मेरे ख्वाहिशात थी, जो मेरी आइडिया था, आइडियालॉजी थी, उसको मैंने भरपूर तरीके से नाफज किया है। ये तारीख फैसला करेगी मैंने किस तरह का काम किया है, किस तरह का नहीं किया। आपको जो आपने एक्शन कमेटी के हवाले से बात की थी, एक्शन कमेटी ने पूरी, आप उनकी तहरीक उठाकर देख लें, किसी प्रोग्राम में भी उन्होंने वजीर आजम को अदव तनकीद नहीं बनाया और ये भी मुतालबा नहीं किया गया कि इस वजीर आजम को हटाया जाए, क्योंकि वो दावा करते हैं एक्शन कमेटी के लोग, हमारे साथ ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पहले जब हुकूमत बनी थी, ये फॉरवर्ड ब्लॉक ने हुकूमत बनाई थी, आपने बड़ी अहम बात की है। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्शन कमेटी ने इनको ना
वो किया है, इन पे तनकीद भी नहीं की, हटाने का मुतालबा नहीं किया, फिर तो बाज सेगमेंट ऑफ गवर्नेंस में ये समझा जाएगा कि उनको फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK की एक साइलेंट सपोर्ट हासिल थी, इसलिए उनको रोका नहीं गया, उनको मैनेज नहीं किया, हंगामे हुए, बहुत सारा वहाँ पे चीज़ें हुई, नुकसान हुआ। फिर तो ये चीज़ भी इनके अगेंस्ट गई होगी कि जनाब वो सारे के सारे वो एस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन कर रहे हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान को कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को कुछ नहीं कह रहे। इट मीन्स कि वज़ीर आज़म और उनका कोई पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग थी। जस्ट माई एक हम्बल क्वेश्चन सर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भरपूर तरीके से हद से तनकीद बनाया एक्शन कमेटी को, ठीक है, क्योंकि जो उनके मुतालबात थे उसमें यह था कि मराद में कमी लाई जाए, ठीक है, ये स्वाब दीदी जो पोस्टें बहुत ज्यादा खत्म की जाएं। तो प्राइम मिनिस्टर AJK को तो मराद वो लेते ही नहीं है। कुछ पहले 27 गाड़ियां चलती थी वज़ीर आज़म के काफिले के साथ, इनके साथ सिर्फ 2 गाड़ियां चलती थी। वो मैं जानता हूँ, सादा आदमी है, मैं मिला हूं उनसे, एक फर्द भी नहीं लगाया, मेरी उनसे मुलाकात है, बड़े सादा आदमी है, उनमें कोई उनकी वो कहते हैं गर्दन में सरिया नहीं है, कोई हाइप उनको कोई स्टिफ नेक्ड नहीं है, एरोगेंस नहीं है, रूडनेस नहीं है, इज ए वेरी जेंटलमैन है, वेरी कॉमनट, आम से बंदे हैं, लोगों को बड़े अच्छे प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। ये तो मैं इस चीज़ का मैं भी गवाह हूँ कि उनमें वो बात नहीं है जो वज़ीर आज़म। यही वजह है, जिस तरह आप उनके गर्विदा हुए उनके देखकर, तो यही वजह है कि AJK का जो आम आदमी है वो देखता है कि एक सादा बंदा है, बिल्कुल आम से कपड़े पहने हैं, सादा आदमी है, तो वो उनको इस वजह से उनको पसंद करते हैं लोग। अभी भी जब हटाने की बातें चली हैं, जैसे जो सोशल मीडिया है AJK का, वहां बड़ा लोग रद्देमल का इजहार भी कर रहे हैं उनके साथ, तो उनके साथ इज़हार मोहब्बत भी कर रहे हैं और रद्देमल भी दे रहे हैं कि ये 6-7 माह का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर क्यों ले रहे हैं। अगर ये इक़्तिदार ले रहे हैं तो ये कुछ 7-8 माह में इलेक्शन के लिए कुछ फंड्स खाना चाहते हैं, इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं। लेकिन देखते हैं, मैंने आपको ये बताया था इकलासा साहब के इसकी जो मसले एक असेस कर लेते हैं हम दूर बैठ के, अगर ये चीज है तो ये हो सकती है, उसकी बेशुमार और भी वजूहात थी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 27 लोग हैं वहां, 17 लोग उनके हैं। ये पहले से बड़े लोगों का ख्याल था कि अपनी हुकूमत बनानी चाहिए मुस्लिम लीग नून को मिलकर। पीपल्स पार्टी को भी फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठेगी और जो पीपल्स पार्टी है, और वही लोग, आप ये भी सुन के हैरान होंगे, सिर्फ वजीर आजम का चेहरा तब्दील होगा, सिर्फ वजीर आजम, बाकी तमाम कैबिनेट वही होगी। लास्टली सर, इन पे क्या गुस्सा है सर? आपने बड़ी अहम बात की जाते जाते कि बाकी सारे की सारी टीम रहेगी, वजीर भी रहेंगे, वजीर आजम को हटा दिया जाए, क्या वजह है? अनवारुल हक साहब का क्या वजह है? सादा आदमी है, सिंपल आदमी है, हम्बल है, मतलब ये पसंद नहीं आता लोगों को, हाई प्रोफाइल हो, 40-50 गाड़ी, हट्टो बचो, मार धाड़, जरा थोड़ा सा नखरा, कोई स्टाइल वो नहीं है। क्या वजह बनी है, क्यों इनसे वो इतने वो हो गए? बाकी अगर टीम वही रखनी है तो फिर वजीर आज़म का क्या कसूर है सर? ये बड़ी बेचैनी पाई जाती है दोनों बड़ी पार्टियों में, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। आपको पता है कि हुकूमतें, जिसके पास हुकूमत का कलमदान होता है, उन्होंने वो इलेक्शन ईयर के तौर पर लोगों को फंड्स दिए जाते हैं, उनके काम काज करवाए जाते हैं। इस हवाले से उनकी सोच है कि हमारे पास अगर अनाने इक़्तिदार होगी, क्योंकि AJK में एक और भी कानून है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है वही इंतखाबात करवाता है, वहां कोई निगरान वजीर आजम का कोई तस्वर नहीं है। तो ये सोच पाई जाती थी, बेचैनी थी, फंड्स हम अपने जरिए से खर्च करेंगे, अपने लोगों को मुतमइन करेंगे ताकि हम जो अगला इलेक्शन जीत सकें। तो ये काफी अरसे से ये चीजें चल रही थी, तो अब उन्होंने वक्त आ गया, उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी को, ऊपर से इलेक्शन कमेटी का ये एपिसोड भी हो गया, तो वफाकी कमेटी के कुछ लोग वहां गए तो कुछ चीजें ऐसी सामने आई कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर पर यह इल्जाम लगा कि इन्होंने कुछ फैसलों में गैर जरूरी तौर पर डिले किया है। तो इस वजह से यहाँ फैसला ये किया गया कि इनको अब हटाया जाए। लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी, नून लीग के बड़े कंसर्न है पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार। चले आपसे ख्वाहिश साहब, हम लेते रहेंगे फीडबैक आपसे। बड़ी आपने जबरदस्त आज इनसाइड स्टोरीज बताई हैं, बड़ा खूबसूरत तबसरा किया, बड़ा मजा आया। आपसे हम बात करते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मतीन जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल में जो है वो इन्होंने इंटरेस्टिंग बातें बताई। कश्मीर की सियासी बहरानी कैफियत जो इस वक्त जारी है, उस हवाले से क्या फ़ैसला सामने आता है, कब अदम एतमाद आती है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो है वो PPP किसका नाम जो है वो फाइनलाइज करती है, ये सब आना जो है वो अभी बाकी है। ज़राए से तो खबरें आ रही हैं लेकिन कोई कन्फर्म खबर जो है वो अब तक नहीं आई है। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात हो रहे थे, 4 राउंड्स जो है वो हुए, लेकिन बेनतीजा जो है वो कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात रहे। आखिर क्या वजह बनी बेनतीजा होने की और अब आगे क्या लाए अमल होगा दोनों अतराफ का, इस पर भी बात कर लेते हैं। क्लासा साहब, अच्छी खबर तो नहीं है ये कि 3-4 राउंड्स हुए, 18-18 घंटे की मीटिंग्स जो हैं वो हुई, लेकिन बेनतीजा जो है वो ये साबित हुई और दोनों तरफ से फिर उसके बाद बड़ी ही अग्रेसिव स्टेटमेंट जो हैं वो देखने में आई। ये बड़ा आपने एक अहम बात की, 18-18 घंटे तक मुज़ाकरात हो। मैं अब हैरान होता हूँ 18 घंटे क्या गुफ्तगू हुई हो। जस्ट इमेजिन करो, हालांकि 1 पॉइंट एजेंडा था, एक था बिल्कुल एजेंडा क्या था कि आपकी जमीन से टीटीपी हम पे हमले ना करे, आपके सॉइल ना यूज हो। ये वही डिमांड थी। कारमा भी कोई चीज होती है कि जो आपके कारम होते हैं वो आपको वापस लौट कर आते हैं। हम कारमा फेज से गुजर रहे हैं, मानते तो नहीं है लोग ये कि आपने कि जो डिमांड आपसे कभी अफगानिस्तान करता था, हामिद कारजाई साहब करते थे, अशरफ गनी साहब करते थे, नेटो करती थी, अमेरिकन करते थे, उसको इंटरनेशनल फोर्सेस करते थे 9/11 के बाद कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को तालिबान के इस्तेमाल के लिए ना दे और ये आके हमारे ऊपर हकानी ग्रुप एंड कंपनी जिनको हम गुड तालिबान कहते थे, ये आके उधर हमले ना करें। और वो काबुल में, कंधार में, हर जगह बम्बिंग, खुदकशी हमले और पूरी मार्केटों में बेचारे बड़े वहाँ पे मासूम उन्होंने अफगानों ने जाने दी हैं, इनोसेंट लोगों की जाने गई हैं वहाँ से। हम उस वक्त कहते थे नहीं, आप नेटो हैं, अमेरिकन हैं, फलान है, तो आप अपने बॉर्डर खुद संभालें, वो कैसे आ जाते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो स्टेट ऑफ डिनाइल में हम थे। सही। आज वही 20 साल बाद उसी स्टेट ऑफ डिनाइल का सामना अब ये उसमें हमें करना पड़ रहा है कि अफगान कहते हैं जी आपका बॉर्डर है, आपकी फोर्सेज हैं, आप उनको मैनेज करें, आपके अंदर कैसे आ जाते हैं, आपकी सरहद है आपकी, तो हमारा तो कोई मसला नहीं है। सो वो उनको ओनरशिप देकर करे। सो वो बिल्कुल सेम रिवर्सल ऑफ सिचुएशन है। 1 पॉइंट एजेंडे पे 18 घंटे क्या बहस हुई होगी? हम जस्ट वंडरिंग, मतलब एक ही पॉइंट था, बाकी तो कोई पाकिस्तान और उनके दरमियान कोई ऐसा कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सो ये 18 घंटे तक ये मुलाकात होती रही है। और वो ये बताते हैं कि जनाब के ये शायद उठ के जाते थे, काबुल से हिदायत लेते थे, फिर ये इसी तरह की सिचुएशन वहां पे भी हुई थी जब सीज फायर हो रहा था ना। इससे पहले एक तो अब हुआ है ना, इससे पहले हो रहा था जब इसमें उनमें इसराइल और हमास में, कतर में, तो उस वक्त भी ये होते। और ये मेरे ख्याल जनवरी में ये गए थे, इनके मुशीर थे इनके ट्रम्प साहब के, तो वो गए थे। एक फ्लोर पे वो कहते हैं आपके इसराइल वाले बैठे थे, एक फ्लोर पे हमास वाले थे और तीसरे पे अमेरिकन बैठे थे, साउथीज। तो ऊपर आना जाना लगा रहता, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने तो नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे तो आमने सामने बैठे हुए थे, एक पॉइंट एजेंडा था। तो काबुल को कितनी देर लगनी चाहिए? हम मानते हैं नहीं, आपका है ना, नहीं मानते हैं, तो ये बात पहले कह देते 18 घंटे। अब 4 दिन लगा के आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के आपने पूरी दुनिया कौम को लगाया। डे 1 से ये था। मसला ये है कि आपको कौन ये गाइड कर रहा है कि आपको पाकिस्तान से लड़ जाना चाहिए, जो पाकिस्तान की वरी है मेन, वो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के नजदीक जो यूजुअल सस्पेक्ट है वो इंडिया है। इंडिया को एक चीज का बड़ा एडवांटेज हुआ है, 40 साल तक हमने इन्वेस्टमेंट की इन लोगों पे, इनको पाला पोसा बड़ा किया, भाई समझा, मतलब बला बला क्या क्या इनको बादशाह टाइटल दिया गया। ये हमने इनको ये बांस पे चढ़ाया था कि आपने 2 अंपायर को शिकस्त दी है। ये अंपायर का कब्रिस्तान, ये हमारे दानिश्वर थे, हमारे एंकर से, हमारे कालम निगार थे, हमारे सहाफी थे जो बैठ के टीवी चैनल्स पे उर्दू कालमों में उन्होंने कहा 2 सल्तनतें तबाह कर दी इन्होंने। अमेरिका सुपर पावर को इन्होंने शिकस्त दी, इन्होंने रशियन को शिकस्त दी, कब्रिस्तान बना दे, जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एड्रेस भी किया है कि कब्रिस्तान कैसे बने थे। वो बेचारे अफगान जो है उन्होंने जाने दी हैं, मजलूम उसमें मासूम औरतें बच्चे मारे गए, लाखों की तादाद में मुल्क छोड़ गए, दुनिया भर में असैलम ले रहे हैं और वहां पे वो उनको जाने दिए। आप समझते हैं आज कोई भी अफगान पाकिस्तान से जाने को तैयार नहीं है। जो आप कहते हैं हमने कब्रिस्तान बना दिए थे, आज तो सबको वापस जाना चाहिए। इतना कि हमारा मुल्क जो है बदल गया है, हम वापस जा रहे हैं। आज एक भी बेचारा रो रहे हैं और उनको जबरदस्ती उनको निकाला जा रहा है, उस पर यहाँ से भेजा जा रहा है वापस। तो वो उस वक्त अफगान हमारे भाई भूल जाते हैं, स्पेशली तालिबान की बात करूंगा, अफगान अवाम की तो नहीं करूंगा, कि अगर आप रशियन के खिलाफ लड़ रहे थे तो पूरा कम्युनिस्ट ये ब्लॉक के खिलाफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी 160 मुल्क आपके साथ खड़े थे दुनिया में। जो वोटिंग होती थी वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके एग्रेशन के 160, पूरा यूरोप, पूरा आपका अमेरिकन और प्लस पाकिस्तान, पूरी बेसिस थे, आपकी फैमिलीज, बच्चे, घर पीना इधर था। तो सेम अमेरिकन के साथ जब आप लड़ रहे थे, पाकिस्तान पे इल्जाम ये था कि डुअल खेल रहे हैं। आपको इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ था, इन्होंने बैठ के सारा आपको मेहमान, आपकी क्वेटा शूरा बनी हुई है, आपको कराची के सेफ हाउसेज में रखा हुआ है। ये मुल्ला ब्रदर वगैरह को यहाँ से सेफ हाउसेज से निकाल के कतर में अमेरिकन के साथ मुज़ाकरात के लिए कौन ले गए थे, कहाँ से थे? इल्जाम भी पाकिस्तान पे ये लग रहा था कि आप डबल गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, पूरी दुनिया से हमने ये ताने भुगते हैं। अब वो कहते नहीं हम अकेले लड़ रहे थे, हमने 2 वो ये उसकी वजह वो नहीं है, ये बांस पे हमने चढ़ाया था। ये हमारे दानिश्वर थे, हमारे ये सहाफी थे, हमारे कालम निगार थे, जिन्होंने कहा जी 2 कब्रिस्तान बना दिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि इनको वो करें, हमारे ऐसे हैं और हमने अफगानिस्तान के जरिए हमने पूरी दुनिया खित्ते को वो करना है। 40 साल आराम से इंडिया बैठा देखता रहेगा, ये देख पका लें आप, देख पकेगी, हम आएंगे देख उठा के ले जाएंगे। भाई आपको आज पूछना चाहिए पाकिस्तान के उन
अगर दिफाई तजिया निगारों से जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे तो हमारे एसेट कहते थे, और हमें बुला हमारे जैसे कोई दो चार की बात करते थे तो हमें बरकरार दबा देते थे कि आप मुल्क के आप मुल्क का मफाद देखें। तो अब आप बताएं कि क्या हुआ वहां पे। कुछ जवाब तलबी तो आपसे भी होनी चाहिए थी कि 40 साल बाद इंडिया जो है वो प्यारा है, काबुल को प्यारा है। अब काबुल पे पश्तून एक हुकूमत लाने के लिए आपने कितनी बड़े आपने इन्वेस्टमेंट की है, पैसा लगे, हम बर्बाद हुए, हमारी सोसाइटी बर्बाद हुई है। क्लाशनकोफ कल्चर, यहाँ पे झगड़े, हीरोइन, ड्रग्स, स्मगलिंग, सब कुछ भुगती है एक चीज के लिए कि वहां काबुल पे हमारा पश्तून जो है ना वो होना चाहिए, ताकि हमारा ये बॉर्डर सिक्योर रहेगा मगरबी, और हम शर्की बॉर्डर पे इंडिया से लड़ेंगे। और हम सेलिब्रेट भी कर रहे थे, बड़े खुश थे 4 साल पहले जब इनकी हुकूमत आई, हम तो मुबारकबादें दे रहे थे। वो कहते हैं ना आपकी आवाज मक्के और मदीने। उस वक्त इमरान खान साहब, जनरल फैज साहब, जनरल बाजवा साहब बाजो खुशी से संभाले नहीं जा रहे थे। इमरान खान साहब मुबारकबादें दे रहे थे, जनरल फैज साहब से तो सबर ही नहीं हुआ, वो बाजवा चाय काफी पीने उधर पहुंच गए थे, वो काबुल में पहुंच गए थे, और पूरी दुनिया देख रही थी अच्छा यार ये लोग हैं, दुनिया ढूंढ रही थी कि किसने कराया, हमने हाथ खड़ा किया कि हमने कराया है। तो जनाब इन्हीं को आपने ही आज जो उन्होंने बात की, ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट में उन्होंने बड़ी सख्त बातें की, ठीक बड़ी हद तक ठीक बातें हैं कि भाई साहब आप इसलिए वो थे कि हम आपके साथ खड़े थे। आज आपके साथ कोई दुनिया का मुल्क मासिव, अब इंडिया, सवाल यह है कि एरियल फोर्स नहीं है उनके पास, क्या इंडिया वो ओपनली जो है दो काम कर सकता है? क्या उनको एरियल फोर्स अपनी भेजेगा लड़ने के लिए, अफगानिस्तान को मुआहदा करेगा अपना डिफेंस का, इंडिया हमारा डिफेंड करेगा, नंबर 1। नंबर 2 वो उनको कोई मिसाइल देगा कि जी आप ये पाकिस्तान के साथ मिसाइलों की जंग लड़ लें। अगर वो करते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक डायरेक्ट वार शुरू हो सकती है। उधर से ट्रंप साहब ने कॉल की हुई, हमारे मोदी साहब के जिनके जख्मों पे रोज वो नमक छिड़कते हैं, और वहाँ इंडिया वाले कह रहे हैं भाई आपकी 56 इंच छाती का क्या बना, भाई आप तो ट्रंप के सामने बोल नहीं सकते। फिर फील्ड मार्शल को जो है उन्होंने अप्रिशिएट किया, उनकी तारीफें की, और वहाँ जो है वो मोदी साहब, अच्छा ट्रंप साहब ने फिर फोन भी कर दिया कि भाई साहब पाकिस्तान से जंग नहीं करनी, सो ही हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हिज साइड्स। तो अफगानिस्तान को चीजें समझ नहीं आ रही कि आपकी ट्रांजिट रेट हमसे होती है, आपको एक नेचुरल एक रास्ता, बाउंड्री, बॉर्डर हमारे साथ मिलते हैं। सिंपल एक डिमांड है जो आप कभी हमसे करते थे कि जनाब आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और किसी वक्त खुदा ना खास्ता देखिएगा टीटीपी बाज नहीं आएगी, ये कोई ना कोई काम करेंगे। इतने समझदार जो होते ना अफगान हमारे हुक्मरान, तो वो ये 9/11 वाले वाकयात से सीखते कि एक उनसे उनके सरजमीन यूज हुई 9/11 को, पूरी 20 साल के लिए बेचारे उन पे बम्बिंग हुई, तबाही बर्बादी हुई, अभी वो फिर यही काम करेंगे। वो सीखा नहीं है उन्होंने, जो लेसन सीखने चाहिए थे हमारे इनको गुड तालिबान को, मतलब जो हमारे गुड तालिबान थे कि भाई साहब आपकी लैंड यूज होगी, रिटेलिएशन होगी, और ये ज्यादा खतरे की बात है। आपके साथ एक मतलब कल्चरल, हिस्टोरिकल बहुत सारे तलोकात। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि उनको तो खतरा लेने की आदत है ना, उनको तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है। तो अगर वो इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करते हैं, आपने सही कहा एयरफोर्स तो एज सच नहीं है, लेकिन ये दहशतगर्द तो है ना जो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, बॉम्बिंग कर जाते हैं। उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया है कि हमला किया तो हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। वो आपकी बड़ा अहम आपने बात की, मेरा ख्याल आपकी दफा हमारी डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो इंडिया ने भी मिस कैलकुलेशन की थी। टू बी फेयर, ये थोड़ी सी अजीब सी बात, हमें भी कोई इतनी तवक्को नहीं थी कि हमारी आर्मी या हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस लेवल की जाके इंडिया के साथ मैच करेगी, बल्कि मैच करेगी, मैच को जीत लेगी। हम नहीं कह रहे, चलो हम तो हमारे बैसेज हो सकते हैं, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं रोज के। आज तो उन्होंने एक और बात की, लास्ट बात करूंगा कि वो ये उन्होंने कहा 7 न्यू ब्रांड एंड ब्यूटीफुल प्लेन्स। अब तो न्यू ब्रांड और ब्यूटीफुल तक आ गए, अगला ये मेरी बात लिख के रखें, अगली दफा नहीं राफेल का नाम लेना, अब वो स्टेज आ गई है। तो ऐसे मैं कहूंगा हमारे अफगान भाइयों के लिए कि आपकी दफा पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा साहब वाली नहीं है, जनरल फैज वाले नहीं है, जो आपको 10 रुपए भी दे रहे थे और 35-40 हजार तालिबान वापस ला के बसा भी रहे थे। आपकी दफा मेरा ख्याल है हमारी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी डिफरेंट है, कॉन्फिडेंट ज्यादा है। वो 10 मई वाली जंग के बाद इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, सो ये कहना जब इस्लामाबाद पे हमला करेंगे मुझे और भी खतरा है जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान है। अब की दफा तालिबान की शायद टॉप लीडरशिप को भी उसी तरह निशाना बनाया जाएगा, तो आपकी दफा मुझे नहीं लग रहा कि सिंपली वो कुछ वो करेंगे। आपकी दफा कोई अगर वहां से हमला हुआ पाकिस्तान पे, मुझे लगता है कि आपकी दफा हमारा वो रिएक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा सीवियर होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी लाइंस जो है ना, बैटल लाइंस आज बड़ी उन्होंने क्लियर कर दी। वो विश के सैनिटी प्रिवेल्स कि हम कोई नहीं चाहता खुदा ना खासा कोई इनोसेंट लाइफ कोई काबुल में या कोई अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में जाए हो, दोस्ती पीस सबको सूट करता है। लेकिन आप वाली बात, बाज लोग जंग उनके लिए बिजनेस बन जाती है, सो इट हैज बिकम ए बिजनेस फॉर देम, तो फेयर एनफ। ठीक है जी, इसी पॉइंट पे नाजरीन आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात।